माननीय सभापति महोदय, हम वंदे मातरम से अब ट्रांजिट करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये कह के अपना विचार प्रारंभ करता हूं। जो मैंने बचपन में आकाशवाणी लखनऊ में एक मुस्लिम कवि, संभवतः उनका नाम वाहिद अली वाहिद था, उनसे सुना था कि वाणी सत्यम काया शिवम, रूप सुंदरम है तेरा, आदर्शों की स्वर्ग है तू, जय हे देवी भारत माता। अब आज के इस विषय पे आते हैं। उस हाउस में भी बहुत सारा इस विषय के ऊपर चर्चा हुई, यहां भी चर्चा होगी, परंतु जब हम चुनाव सुधारों की बात करेंगे तो मुझे लगता है इसे 4 स्तर में डिवाइड करना चाहिए। पहला, लोकतंत्र और इसका आधार, दूसरा चुनावी प्रक्रिया, और तीसरा कि इस चुनावी प्रक्रिया में होने वाले सुधार, और उसके बाद विपक्ष की आपत्ति और उन पे होने वाली तकरार, और इसके साथ मैं कुछ सुझाव देने का भी प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी ये मानते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर एक फैक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता होगा। अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके आप जापान तक चले जाइए तो केवल 3 ही डेमोक्रेसी हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। तो इस पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट, वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत है। और सिर्फ इतना ही नहीं है सभापति महोदय, आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है। और इसका आधार कई बार हमारे गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से हर चीज का आधार विदेश में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और मैं बताना चाहता हूं उसका सबसे बड़ा आधार भारत की धर्म और संस्कृति है। इसके लिए मैं कोट करना चाहता हूं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, जिसको ये लोग बहुत महत्व देते हैं। फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट जो 1999-2000 में उसने लिखी, जिसमें फ्रीडम हाउस रिपोर्ट अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड सिविल लिबर्टीज 1999-2000 ऑन पेज नंबर 10 and 11, वो क्या लिखता, मैं कोट कर रहा हूं, 13 of the 63 countries with the poorest record in terms of political right and civil liberties are predominantly Christians. There is a strong correlation, सर इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, there is a strong correlation between the electoral democracy and Hinduism, and significant number of free and countries which belong to the Buddhist community। और आगे वो लिखता है, सर, the Islamic world remains the most resistant to the spirit of democracy and civil rights। अर्थात आज भी दुनिया ये मानती है कि सबसे ज्यादा अगर है तो लोकतंत्र का आधार भारत में है, और इसके लिए कोई बाहर से, विदेश से देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, और कौन सी किताब जिसको ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे उन्होंने कहा, आई एम टोल्ड दैट सच रिलीजियस प्रिंसिपल्स एज विल बी इन द कमेंसमेंट्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। It may not be necessary for you to look for foreign sources and that you can draw such principles from Upanishads। सर ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। अब मैं आगे की बात कहना चाहता हूं। देखिए, चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई और इसमें बहुत सारी चीजों की उस समय समस्या रही होगी। मैंने आदरणीय आडवाणी जी ने एक बार हम लोगों को बताया था कि कैसी कैसी समस्याएं आती थी। उस जमाने में लोग इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए जाते थे और महिलाओं का नाम पूछते थे तो डांट पड़ जाती थी, क्योंकि उस समय के समाज में माना नहीं जाता था कि किसी घर की महिला का नाम पूछा जाए। परंतु मैं बताना चाहता हूं सर, चुनावी प्रक्रिया पे सबसे पहली समस्या स्वतंत्र भारत में कहां आई? भारत के इतिहास की पहली इलेक्शन पिटीशन, चुनावी धांधली के विरुद्ध पिटीशन कब दाखिल हुई? 21 अप्रैल 1952। किसने दाखिल की? भारत के लॉ मिनिस्टर रहे बाबा साहब अंबेडकर। और उनके उस पिटीशन को मैं कोट करना चाहता हूं। उसके पैरा 12 में उन्होंने लिखा, द पिटीशनर सेज that the aforesaid large number of double votes, 74,333 being void, has been a result of corrupt practice and undue influence on the part of the respondent number 1 and 2। सर, बाबा साहब अंबेडकर को 74,333 वोट कैंसिल करके 14,000 वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया।
मगर सभापति महोदय, ये तो थी प्रक्रिया। अब इस पे प्रतिक्रिया देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिक्रिया है। 16 जनवरी 1952 वो लखनऊ से एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। और सर आगे वो लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। बड़ी प्रसन्नता उनको होती है कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए हैं। और इसके बाद वो क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट हैव ज्वाइंड हैंड विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। बट आगे सर वो बात लिखते, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वो लिखते हैं अंबेडकर हैज ज्वाइंड हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट। ये चाचा जी की जबानी है ये कहानी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके अनुसार हम लोगों की तरफ से, और इसका सोर्स है सेलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 37। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को पता है कि जब इंदिरा जी का शासनकाल आया तो उस समय एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। भारत के इतिहास में पहला उदाहरण जब किसी प्रधानमंत्री का चुनाव अनियमितता के कारण अवैध घोषित किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, निर्बाध सत्ता में, तब तक चुनाव सुधार पे कोई विचार नहीं हुआ। चुनाव सुधार पे विचार शुरू होता है 1977 में, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ECIL को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए कहा जाता है। और फिर इंदिरा जी के समय में 1982 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को 50 पोलिंग बूथ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। फिर राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि EVM का प्रयोग किया जा सकता है। और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि पर्ची के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियां लुटती थी, वो एक अलग विषय है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश की संसद में कई बार चुनाव सुधार के लिए बड़े विधेयक पारित हुए, पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसे हुए। एक बार इंदिरा जी का चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव का सुधार कर दिया गया ताकि किसी भी अदालत का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1989 को उनका चुनाव हुआ अमेठी में, सर गोलियां चली, 21 लोगों पे FIR हुई। और उनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र, और डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको इतनी गंभीर गोली लगी कि प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। और आरोप यह था कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और यह पुलिस की गोली नहीं थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, जिसके बारे में उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 26 नवंबर को लिखा कि भारत के 42 वर्ष के इतिहास में संभवतः यह सबसे हिंसक चुनावों में से एक। अब इसके बाद अब आइए साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान UPA सरकार का दौर आता है। और उस समय बहुत से लोगों को यह तथ्य ध्यान नहीं होगा, वैसे तो नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बीच में बहुत मधुर संबंध थे, पर कभी कभी ज्यादा मिठास होने से डायबिटीज हो जाती है। तो वो दौर था 2006 में जया बच्चन जी की सदस्यता चली गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पद था। अब सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय, जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, उसके बाद वास्तविक अर्थों में चुनाव सुधार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हुई, 1990 का दशक, और ये देश की यूनिपोलर पॉलिटिक्स बाइपोलर हुई। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 1996 में प्रारंभ हुई। पहले बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी सर, उसमें आसानी जानते क्या होती थी कि अगर किसी मतपेटी में ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करके मत डाल दिए तो उसमें काउंटिंग का चेंज कर ही नहीं है, सब मिला दिए जाते थे। वो शुरू हुई। अटल जी की सरकार के समय में सीसीटीवी का प्रयोग शुरू हुआ, पहले प्रायोगिक तौर के ऊपर, और 2005 से सीसीटीवी की परमानेंट सीसीटीवी यूज होने लगा। अब इसे महज संयोगी माने कि 2005 के बाद से कभी राजद और कांग्रेस को बिहार में बहुमत का अधिकार नहीं मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या किया
कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन मिलता था उसे 20,000 से घटाकर 2,000 किया और सिलेक्टेड उनके ऊपर वीवीपैट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे। अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय क्यों पिलाते थे, क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था। पर मोदी जी ने आकर उन्हें, चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है, तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले ही 20,000 से 2,000 पे आ गए। और इसलिए वो दौर था जिस जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कहे जो भी कहें, आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया। क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता। कम से कम यह पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की। और इन लोगों की सरकार कब रहती थी सभापति महोदय, जिस जमाने में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद। और तो और सर, जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे और अनेक लोग गुजरात के चुनाव, बिहार के चुनावों में 80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। और अब मैं इसके बाद यह विषय कहना चाहूंगा कि जो इसके ऊपर आपत्ति की राजनीति की जाती है, आज मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 दिसंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका हर 6 महीने में होना चाहिए रिवीजन। पर उनका कहना था व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल है तो 1 साल या 2 साल में कर दिया जाए। मगर सभापति महोदय, ये 20 साल में भी करने को तैयार नहीं है और उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा जाइए फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए। नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं। दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की। परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है। इनकी स्थिति क्या है? जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो ना। स्क्रूटनी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है। मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा कॉपी जांच के दे दे। चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है? रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड एम्पायर अपने आप डिसीजन दे दे। मुझे लगता है वो लोग क्यों नहीं जाना चाहते, उसमें और कोई कारण नहीं है। अभी तक लोकतंत्र को वो समझ नहीं पाए हैं कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं सर, बड़ी विचित्र बात है, एक बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विदेश जाते हैं, फिर आके एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, फिर लौट के जाते हैं दूसरा बम फोड़ते हैं। पर मुझे आश्चर्य लगता है सर, कर्नाटक के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो दिल्ली में होती है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, न वहां का सीएम, न डिप्टी सीएम, न प्रदेश अध्यक्ष, और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं सभापति महोदय, वो भी नहीं रहते हैं। और कर्नाटक पे पीसी होती है और उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो इस पे मुझे याद आता है, एक पाकिस्तान के मंत्री थे, शायद वो राशिद चौधरी उनका नाम था, जिन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव भर के एटम बम है। मगर मुझे लगता है जो कांग्रेस ने हाइड्रोजन बम छोड़ा वो शायद पाव भर का नहीं, छटाक भर का भी नहीं था।
और वैसे मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आप जब सरकार में थे तब भी बम नहीं छोड़ पाए थे। 1974 का परमाणु विस्फोट बम के लिए नहीं हुआ था। सरकार का ऑफिशियल बयान था कि ये केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 11 और 13 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने जब किया तो भारत ने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। तो हाइड्रोजन बम सरकार में भी हम ही ने बनाया था और आप न विपक्ष में कर पा रहे हैं न सत्ता पक्ष में रहकर कर पा रहे थे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो वोट चोरी की बात बहुत होती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। कोई कहे चोरी हो गई तो उसके पास कुछ होना चाहिए सामान जिसकी चोरी हो गई। तो मैं आंकड़ा रखना चाहता हूं सदन के सामने, विगत 35 सालों से किस ढंग से कांग्रेस का वोट घट रहा है। 1990 में 71 सीटें जीती, 24% वोट, 103 पे जमानत जब्त। 1995 29 सीटें जीती, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त। सन 2000 में 23 सीटें जीती, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त। 2005 में पूरी सीटें लड़े नहीं, कुल लड़े 58, जिसमें जीते 9, 6% वोट। और 2010 में सर 4 सीटें जीते, 6% वोट पाया, 216 पे जमानत जब्त। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूं आपके पास था क्या जो चोरी हो गया? इसीलिए मुझे एक चीज याद आती है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है कि जब वो चोरी की गुहार लगाते हैं तो फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं सर, एक बात और इससे अच्छी हो गई, जब इन्होंने मतदाता सूची पर आरोप लगाना शुरू किया है, इसका अर्थ ये हो गया सर ईवीएम के आरोप से विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि ये तो कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, बटन दबाते हैं वोट भाजपा को पहुंच जाता है। यदि इनका आरोप सही माना जाए, मैं एक बात कह रहा हूं, यदि इनका आरोप सही माना जाए, अगर ईवीएम मैनेज थी तो किसी को वोटर रोल मैनेज करने की जरूरत क्या है? या तो वो सच था या ये सच है। हकीकत न वो सच था न ये सच है। इनके दिमागों में जैसे आज ईवीएम से पीछे हटे हैं, हकीकत में क्या है इनकी स्थिति सभापति महोदय ये है, ये कहावत होती है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर सर इन पे लागू नहीं होती है। ये कहते हैं आंगन ही नहीं टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, दीवार भी टेढ़ी है, जमीन भी टेढ़ी है, छज्जा भी टेढ़ा है, खंभा भी टेढ़ा है, पर क्या करें टेढ़ा है पर मेरा है। सभापति महोदय वास्तविकता में इन्हें अपना दिमाग जो टेढ़ा हो गया है उसे सीधा करने की आवश्यकता है। और अंदर लाइटर नोट में एक और बात कहना चाहूंगा, प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैविएट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, पर इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सर केरल में तो हम नहीं है, सत्ता में कभी नहीं आए। केरल में एक बार लेफ्ट फ्रंट आता था, एक बार यूडीएफ आता था, पर जब से ये वहां पहुंचे हैं ऐसा यज्ञ किया है कि इस बार एलडीएफ दोबारा आ गया। मैं पूछना चाहता हूं केरल में वोट चोरी किसने कर ली मेरे भाई बताओ? क्योंकि कारण क्या है कि जो इन बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उसका एक कारण। दूसरा ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बड़ा, देखिए नजदीक था फिर भी सीटें क्यों कम हो गई, उसका कारण है इनको वोट का वितरण देखना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई? हुड्डा साहब नहीं जीते, फिरोजपुर जिरका में मम्मन खान 98,000 से जीते। झारखंड में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई? वहां पे पाकुड़ क्षेत्र में निशात आलम 86,000 से जीते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मटिया महल में 42,700 से जीते आले मोहम्मद इकबाल। और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं आपका वोट का वितरण समान नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। जहां दिल का रिश्ता ज्यादा गहरा है वहां वोट ज्यादा गहरा है। जब आप उसको समझ पाएंगे तो ये वोट परसेंटेज के अंतर को आप भली भांति समझ सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वोट का आरोप लगाते हैं सभापति महोदय, वो खुद का चुनाव कैसे कराते हैं? 6 सितंबर सन 2022 को खड़गे जी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि 22 कांग्रेस के नेताओं ने लिख के दिया कि भाई साहब वो जो मतदाता सूची है कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव की वो तो बता दीजिए। और मतदाता सूची कांग्रेस ने अंदरूनी चुनाव की नहीं दिखाई। और वो लोग कह रहे हैं कि 28 पीसीसी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, क्या सबके पास जा जाकर हमें वो लेनी पड़ेगी? मगर साहब जिन्होंने अपनी मतदाता सूची नहीं दिखाई, चुनाव आयोग को मतदाता सूची के लिए लिख नहीं रहे हैं और वो आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन्हीं के लिए कहा गया है खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और वैसे कांग्रेस में पूर्व में
सीताराम केसरी जी किस ढंग से हटे ये सबको पता है। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में जब जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस टूट जाती थी। मैंने बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था और वो उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अब ये मैं बताना चाहता हूं, ये इकलौती पार्टी है जिसने महोदय राष्ट्रपति चुनाव में अपने अधिकृत उम्मीदवार को हरवा दिया। देखिए चुनाव और संविधान के प्रति कितनी इनके अंदर, अच्छा और उस विषय का उल्लेख दूसरे सदन में कर चुके हैं गृह मंत्री जी कि 1946 में किस ढंग से नेहरू जी चुनाव जीते। मगर महत्वपूर्ण बात यह है, यह विश्व का इकलौता चुनाव होगा जो 26 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, जिसमें नेहरू जी 0 वोट पाकर बन गए। 1 वोट पट्टाभी रमैया को, 1 वोट कृपलानी जी को और सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट नेहरू जी को। और सोर्सेस की बात करेंगे, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम और कृपलानी जी की किताब माई डेज विद गांधी और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर दुर्गादास की किताब, उसमें जाके एक एक चीज का वर्णन पढ़ लें। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है महोदय, महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू आए, मगर फिर भी प्रदेश कमेटियों ने नहीं भेजा। आज मैं कहना चाहता हूं सोनिया गांधी जी ने चाहा तो कम से कम प्रदेश कमेटियों ने नेहरू खड़गे जी का नाम तो भेज दिया। मतलब आज सोनिया गांधी जी उस समय की महात्मा गांधी ज्यादा ताकतवर दिख रही हैं और खड़गे जी नेहरू जी से ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। कम से कम इस बात को इनको समझना चाहिए। और उससे पहले सभापति महोदय, आजादी से पहले के दौर में 1916 में इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट मान लिए मुस्लिम लीग के। और आज की जनरेशन को ना पता हो, सर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जानते क्या होते थे? कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा, वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम था मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूंसीज और बाकी का जनरल नहीं, नॉन मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे देश मोहम्मडन का ही हो। इसलिए महोदय तब ये इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे। अब ऐसा लग रहा है ये घुसपैठियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो एसआईआर के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है। उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए, बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, आप सुनिए और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है। सर अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि ये लोग गैर कानूनी चीजों के साथ क्यों खड़े होते हैं। जब एसआईआर आएगा ये कहेंगे वोटर आईडी नहीं दिखाएंगे। रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज टेक योर सीट। अब सुनिए सर, जब सीए आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब हम जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में चुनाव आयुक्तों की बात आती है तो अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। तब चुनाव आयुक्त कौन था? मनोहर सिंह गिल। तुरंत चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अप्रैल 99 में सरकार गिरी थी, मई में हो जाने चाहिए थे चुनाव। 6 महीना पीछे क्यों ले जाए गए? ताकि एक वोट की सहानुभूति न मिले। और ये इस जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कि सितंबर अक्टूबर 99 में हम दोबारा चुन के आए और पर्दाफाश हुआ जब वही चुनाव आयुक्त, देश के इतिहास के इकलौते चुनाव आयुक्त जो जाकर दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, और वो लोग आकर आज हमें कहने का प्रयास करते हैं कि मंत्री बने। संवैधानिक संस्थाओं की अगर दूसरी बात करें, सुधांशु जी, माननीय चेयरमैन ने कहा है किसी चुनाव आयुक्त पर कोई टिप्पणी न करें। ठीक, अगर ये आपको लगे तो मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं, इसको विड्रॉ कर लीजिएगा। दूसरी बात महोदय, मगर इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश ऐसे भी बने जो पहले कांग्रेस के नेता रहे, चुनाव के प्रत्याशी रहे और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, जस्टिस बेहरुल इस्लाम। सर संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ? इस देश में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऐसे ही बने जिन पे कानून की डिग्री नहीं थी, जस्टिस कैलाशनाथ बांचू। मुझे लगता है कि जिस ढंग के संवैधानिक संस्थाओं के साथ हुआ है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं जरा उत्तर से दक्षिण तक देखिए। चुनाव आयोग
कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, सर हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, राजस्थान में सर 2018 में सही काम करता है, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर यूपी गड़बड़ करता है, बिहार गड़बड़ करता है, झारखंड ठीक कर देता है। क्या बताएं, मध्य प्रदेश में पहले तो अच्छा किया था, इस बार गड़बड़ कर देता है। छत्तीसगढ़ 18 में ठीक किया था, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात तो गड़बड़ करता है, बंगाल बहुत अच्छा कर देता है, फिर तेलंगाना अच्छा करता है सर, फिर तमिलनाडु अच्छा करता है, फिर कर्नाटक अच्छा करता है, केरल अच्छा करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऊपर से अपनी सुविधा के अनुसार जो आप चयन करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों की जहां तक बात है, संवैधानिक संस्थाओं में किसका अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रपति की ताकत इनके दौर में घटाई गई, कमिटेड जुडिशरी की बात इनके दौर में हुई, और तो और सर प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम इनके जमाने में आके बैठा। भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण, जब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री से राजनीतिक रूप से ऊपर था और विदेश से आने वाले लोग उनसे मिला करते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, तो वो लोग आकर जब कैबिनेट का पर्चा फाड़ा गया वो तो एक अलग बात थी। अब मैं बताना चाहता हूं एक विषय और, कि विषय सिर्फ यहां एसआईआर नहीं है, विषय चुनाव आयोग नहीं है। देश की हर व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करना है। इन्होंने रफाल के बारे में दुष्प्रचार किया। इन्होंने जाकर उस समय कहा, 20 जुलाई 2018 को लोकसभा में आके कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और उन्होंने रफाल के लेकर आपत्ति दर्ज की। शाम तक फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। 2019 में इसी मुद्दे के ऊपर चौकीदार चोर कहने पे सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। अगर उसके बाद आप देखें, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के बारे में दुष्प्रचार किया, बालाकोट में एयरफोर्स के बारे में दुष्प्रचार किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा, एचएएल के बारे में दुष्प्रचार किया। सर एचएएल के पास आज 81,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। सर एलआईसी ने 31,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। इन्होंने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सरकार मिला के 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इन्होंने कहा कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में किया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, इनका उद्देश्य कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सरकार के विरुद्ध बिना बात के प्रचार करते रहना है। इसलिए मैं एक पंक्ति इनके लिए कहना चाहूंगा, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया। झूठ शब्द अगर गलत हो तो उसे असत्य से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो वो पैरवी तो असत्य की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। अब मैं बताना चाहता हूं सर, बिहार का हाल का संपन्न चुनाव हुआ है। ये लोग वो हैं जो राजनीति का शॉर्टकट करते हैं, जातियों का कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे कभी गुजरात में खाम KHAM, फिर कभी हरियाणा में अजगर, तो कर्नाटक में अहिंदा, तो कभी यूपी बिहार में MY। तो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि बिहार में भूरा बाल साफ कर रहा हूं, 4 जातियों का नाम लेकर। मगर सर उनके पिताजी बेटे ने कहा, अरे काहे परेशान हो रहे हैं, बेटे ने तो सर काम ही खत्म कर दिया, उसने भूरा बाल नहीं पूरा बाल साफ करवा दिया, मुंडन करवा दिया। तो इसलिए मुझे लगता है उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और मैं अंत में सभापति महोदय कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आज इलेक्शन जिस दौर में पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी इस दौर में पहुंच गई है, AI का दुरुपयोग होने की संभावना अगले लोकसभा चुनाव तक बहुत हो जाएगी। मुझे लगता है इस बारे में सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाएगी, और जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनको अपने AI सिग्नेचर्स यानी AI प्रिंट्स के बारे में ऑथेंटिक रूप से स्टैब्लिश करने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ये आने वाले समय में वॉइस रिकॉग्निशन और अन्य चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मेरा मानना है कि जो सर्टिफाइड जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नहीं हैं, उनके नामांकन के लिए जो संख्या निर्धारित है उससे कुछ बढ़ाना चाहिए प्रस्तावकों की, ताकि गंभीर लोग आ सकें। जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं उनके भी सपोर्टर्स की एक सब्सटेंटिव संख्या दिखानी चाहिए, ताकि ईमानदारी से जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वही लोग उसमें आ सकें। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है राजनीति में उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोई पार्टी कहती है वोट जिहाद, सर ये फर्रुखाबाद में 2024 में सपा की पार्टी के मंच से हुआ था। सर अभी चुनाव में, जुबली के चुनाव में, जुबली हिल्स के चुनाव में, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये क्या है सर? मुझे लगता है इसके बारे में हम लोगों को सोच समझकर विचार करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा,
और इसी बिहार के चुनाव में मोदी जी की माता जी को गाली दी गई। गालियों का अब शब्दकोश भी अवेलेबल है। कम से कम चुनाव सुधारों में अब इन चीजों से हम सबको दलगत भावना से ऊपर उठकर आना चाहिए, अन्यथा वो अराजकता की तरफ, भाषा की अराजकता से समाज में अराजकता की तरफ जा सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं सर, जिस ढंग के चुनावी वादे किए जा रहे हैं, कोई कह रहा हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, और 2024 में सर कांग्रेस ने कहा 8,500 खटाखट। तो मैं ये बताना चाहता हूं सर, 1 लाख रुपए हर परिवार को देने की बात कहते हैं। भारत की 145 करोड़ की जनसंख्या है सर, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। उसमें कुल मिला के 31 करोड़ परिवार हैं, यानी 31 लाख करोड़ बांटेंगे, और भारत की रेवेन्यू रिसीव 2024 में 27 लाख करोड़ थी। इससे बात समझ में आ जाता है कि वो किस प्रकार से लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार के लोगों को साथ में लेकर सोच रहे हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, ये भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। एक उदाहरण सर मैं अवश्य देना चाहूंगा। सिलहट का चुनाव हुआ था, भारत के इतिहास में इकलौता चुनाव जिसमें यह तय होना था विभाजन से पहले कि वो भारत में रहेगा कि बांग्लादेश में। वोटिंग होनी थी और उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल वहां के नेता थे और उनकी जाति के लोग वहां अधिक थे। उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया, वहां चले गए, और उसके बाद कोई जाके अक्टूबर 1950 में उनका वो पढ़ ले तो साफ समझ में आ जाता है कि जो कट्टरपंथी राजनीति के साथ रहकर बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके साथ क्या होता है। और अंत में सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस विषय पे साथ आइए, वर्तमान के चक्कर में भविष्य को मत बिगाड़िए। अटल जी की कविता थी, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और अंत में मैं एक और बात सर कहना चाहता हूं, एक पंक्ति। थैंक यू। ये देश बदल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उनके शरीर छोड़ने के 1 शताब्दी बाद ये देश उभरेगा। श्री अरविंदो ने कहा था कि 175 वर्ष का यह संक्रमण काल है जो रामकृष्ण परमहंस के जन्म से प्रारंभ हुआ 1836 से 175 जोड़िए 2012 में भारत अब नया स्वरूप ले रहा है। तो मैं ये कहते हुए अपनी विषय को समाप्त करता हूं सर कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है, और भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप निहार रही। धन्यवाद।